doctors, welcome back to Study with Medico. This side Riya Shukla, and as I have promised you all that I am going to complete the course in 2.5 months, I am trying my best to complete it anyhow. So here I am with my new lecture on abdominal examination. So, as you all know, general medicine is a very important topic. Is a very important subject for us, and abdominal examination is one of the earliest topic which we used to study in GIT, right? It is one of the major topics. So here we start with abdominal examination. As we all know, कोई भी एग्जामिनेशन करना हो उसका ऑर्डर हमारा वही रहता है, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन, राइट? बट व्हाट इज डिफरेंट इन दिस एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इज कि हमें यहाँ पे ऑस्कल्टेशन हम पहले करते हैं बिफोर पैल्पेशन एंड परकशन. द रीज़न इज हमारी जो रिकॉर्डिंग्स हैं या हमारे जो डायग्नोसिस है वो चेंज हो जाते हैं इसके पैल्पेशन या इसके ऑस्कल्टेशन से. इस वजह से हम ऑस्कल्टेशन पहले करते हैं इन केस ऑफ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन. ओके, इंस्पेक्शन पे आते हैं. इंस्पेक्शन, अभी हमने पेशेंट को छुआ नहीं है, हम बस उसको दूर से एग्जामिन कर रहे हैं, देख के जो चीज़ें हमें पता लग रही हैं वो क्या क्या है. एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हम सबसे पहले शेप देखते हैं, शेप कैसा है. दूसरी चीज़ हम देखते हैं स्किन ओवर एब्डोमेन कैसी है. तीसरी चीज़ हम देखते हैं उसका एम्ब्लिकस कैसा है. चौथी चीज़ हम देखते हैं मूवमेंट ऑफ द एब्डोमिनल वॉल कैसे हो रहे हैं. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट प्रोमिनेंट वेन्स. अब इस सबको धीरे धीरे डिटेल में डिस्कस करते हैं कैसे क्या करना है. सबसे पहले शेप. अगर हमारा चेस्ट और एब्डोमेन सेम लेवल पे है तो वी आर पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी फ्लैट, परफेक्ट, राइट, फिट एकदम. दूसरी चीज़ स्किफॉइड. स्किफॉइड वो कंडीशन है जिसमें हमारा जो चेस्ट है वो हायर लेवल पे है और हमारा जो एब्डोमेन है वो लोअर लेवल पे है. और बेसिकली ये कंडीशन हमें पाई जाती है मैल न्यूट्रिशन में. व्हाट इज डिस्टेंडेड? डिस्टेंडेड इज लाइक खिंचा हुआ, शब्द का मतलब है खिंचा हुआ. और ये एब्डोमेन कब डिस्टेंड होता है? कुछ कंडीशन होती है जिसमें हमारा एब्डोमेन डिस्टेंडेड होता है. या तो पर्सन बहुत फैट होता है, या तो उसका ब्लैडर फुल है, या तो पर्सन वुमेन इज प्रेग्नेंट. दैट इस इन कंडीशंस में ही हमारा जो एब्डोमेन है वो डिस्टेंडेड होता है. अब लोकलाइज्ड क्या है? लोकलाइज्ड रीज़न ये है कि या तो उसमें किसी ऑर्गेनोमेगाली हो गई है. ऑर्गेनोमेगाली मतलब स्प्लीन का एनलार्जमेंट हो चुका है, लिवर का एनलार्जमेंट हो चुका है, या रीनल एनलार्जमेंट हो चुका है. किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के एनलार्जमेंट की वजह से डिस्टेंड हो गया है हमारा एब्डोमेन, देन इट इज कॉल्ड एज लोकलाइज्ड, राइट. अनदर पॉइंट सेज स्किन ओवर एब्डोमेन. Skin over abdomen, if any kind of discoloration is present over the skin, for example purple color marks are basically seen in Cushing syndrome. Purple striations are seen in Cushing syndrome. स्ट्रेच मार्क्स देखे होंगे आपने एब्डोमेन पे इन केस ऑफ प्रेगनेंसी. क्यों? क्योंकि हमारा एब्डोमेन डिस्टेंड होता है और एब्डोमेन का साइज एकदम से चेंज होता है जिसकी वजह से वी हैव स्ट्रेच मार्क्स ऑन द सर्फेस, राइट. सो द पर्पल स्ट्राया इज प्रेजेंट इन द कशिंग सिंड्रोम. कुछ ऐसे दिखते हैं कशिंग सिंड्रोम के स्ट्रायस. लीनर नाइग्रा. व्हाट इज लीनर नाइग्रा? लीनर नाइग्रा एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन होती है जो प्रेगनेंसी के टाइम बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है. अम्बलाइकस से ऊपर और नीचे एक ऐसे एक स्ट्रेट लाइन होती है उसके एब्डोमेन में. तो ये कहाँ पे दिखता है? हमें प्रेगनेंसी में दिखता है. अब कुछ साइनसेस भी दिखते हैं. साइनसेस दिखते हैं ट्यूबरक्लोसिस में या फिर क्रॉन्स डिसीज में. ट्यूबरक्लोसिस और क्रॉन्स डिसीज एक मेजर है जिसमें साइनसेस दिखते हैं समवॉट लाइक दिस. ये एंडोस्कोपी का व्यू है. ओके, स्कार्स भी प्रेजेंट होते हैं हमारे मतलब एब्डोमेन पे. स्कार्स क्या इंडिकेट करते हैं? स्कार्स इंडिकेट करते हैं या तो उसकी कोई सर्जरी हुई है, या तो सी सेक्शन हुआ है, या कोलोस्टोमी हुई है, या अपेंडिक्सटोमी हुई है, राइट. कोई ऑपरेशन हुआ है तभी उसका स्कार पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है. अब थर्ड पॉइंट हमें क्या डिस्कस करना था? अम्ब्लिकस. अम्ब्लिकस सबको पता है क्या होता है. अब हमारा अम्ब्लिकस क्या है? अगर इन्वर्टेड है, अंदर की तरफ है, तब वो एक नॉर्मल कंडीशन है. इन्वर्टेड अम्ब्लिकस इज अ नॉर्मल कंडीशन. अगर वो इवर्टेड है, इवर्टेड सजेस्ट करता है कि उस पर्सन को एसाइटिस है. एसाइटिस क्या होता है? एसाइटिस इज अ कंडीशन
in which the fluid is filled in the peritoneal cavity. पेरिटोनियल कैविटी में हमारा फ्लूइड जब भर जाता है तो उस कंडीशन का नाम होता है एसाइटिस, राइट। आपका अम्बिलिकस हर्निया क्या होगा, कौन सी कंडीशन होगी, उस बेसिकली होता कब है हर्निया, जब आपकी एब्डोमिनल वॉल्स की जो मसल है, एब्डोमिनल वॉल है, वो बहुत वीक होती है, इस वजह से ये प्रोट्यूड आउट हो जाता है। ये जो इमेज है, दिस इमेज शोज हर्निया। हर्निया बेसिकली बहुत छोटे बच्चों में होता है, पर कभी कभी अडल्ट्स में भी होता है। व्हाट इज दिस नोड, नोड बहुत गाठ जैसा अगर आपके अम्बिलिकस में पड़ा है, तो बेसिकली वो रीजन क्या है उसका, मेटास्टेसिस फ्रॉम द GIT कैंसर्स। ओके, अगला पॉइंट जो हमें डिस्कस करना था वो है मूवमेंट ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। मूवमेंट इज एब्सेंट, कौन सी डिसीज में मूवमेंट एब्सेंट होगा, पेरिटोनाइटिस में, ठीक है। विजिबल पल्सेशन ऐसे तो नहीं दिखते हैं, देखो पल्सेशंस बहुत कम दिखते हैं, पर अगर वो दिख रहे हैं तो उसके रीज़न है या तो पर्सन बहुत ही दुबला पतला है, इट इज़ अ वेरी थिन पर्सन, या फिर अओर्टिक न्यूरिज्म एक कंडीशन होती है जिसमें हमें विजिबल पल्सेशंस दिखते हैं। पेरिस्टालिसिस, किसी के पेट में पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है, देखिए तुमने, नॉर्मल इंसान की कभी नहीं दिखती, पर अगर वो दिख रही है इसका मतलब उसमें पाइलोरस में या स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सी द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, राइट। ओके, coming to the last but not the least point, that is prominent veins. Prominent veins may be present in inferior vena cava obstruction or portal hypertension, और condition का नाम क्या है, caput medusa, right? तो प्रोमिनेंट सुपरफिशियल वेन ऐसे तो नहीं मिलेगी, बट आपको कंडीशन एक जिसको कहते हैं इंफीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन में या फिर पोर्टल हाइपरटेंशन ऑब्स्ट्रक्शन में मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे हमने ख़त्म कर लिया अपना इंस्पेक्शन, मतलब हमें देख के कितना पता चल रहा है उस एब्डोमेन में क्या क्या हमने देखा, उसका शेप देख लिया, हमने उसकी स्किन देख ली, हमने उसका देख लिया कि अम्बिलिकस कैसा है, हमने मूवमेंट देख लिया एब्डोमिनल वॉल की, और हमने देख लिया उसमें प्रोमिनेंट वेन्स हैं कि नहीं है। इतने पॉइंट्स हमें देख के पता चल गया कि पेशेंट में क्या कुछ दिक्कत है नहीं है। इसके बाद जो हमें करना है वो हम करेंगे ऑस्कल्टेट। हम अपने स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट करके देखेंगे कि पेशेंट में अब आगे प्रॉब्लम क्या है। ऑस्कल्टेशन से सबसे पहले हम सुनते हैं बॉवल साउंड्स। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में बॉवल साउंड 7 to 35 नंबर्स टाइम आती है पर मिनट, राइट। और बॉवल साउंड अगर आपकी इंक्रीज आ रही है, ज़्यादा आ रही है, तो बेसिक उसका रीज़न ये है या तो आपके इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, या तो डायरिया है, या फिर लैक्सेटिव यूज़ की वजह से आपकी बॉवल साउंड ज़्यादा आ रही है, राइट। एक्सक्यूज मी। ओके, so when the vowel sound is not present, if vowel sound is not present, one must auscultate for full 3 minutes before saying the vowel sounds are absent. अच्छा, अगर ऐसा नहीं होता कि आपने चेक करी vowel sound रख के और आपने तुरंत बोला अरे नहीं आ रही आवाज़, ऐसा नहीं होता। You have to listen it for full 3 minutes before giving your end result कि हाँ नहीं आ रही कि आ रही, right? तो ये हमारा एब्डोमेन है। जैसे कि हमने बताया था कि एब्डोमेन हमारा 9 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बट उसको मेजरली हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो हमारी प्लेन है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस अम्बिलिकल प्लेन, ये हमारा अम्बिलिकस है। यहाँ से जो प्लेन कटेगा ये है ट्रांस अम्बिलिकस प्लेन, और ये है हमारी मिड लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे इसने 4 क्वाड्रेंट में बांट दिया। पहला है राइट अपर क्वाड्रेंट, नीचे वाला राइट लोअर क्वाड्रेंट, इधर वाला लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, और ये वाला लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है। इसमें मैंने प्रॉपर दिखाया कि अगर ये तो मैंने ऐसे व्यू बनाया था, ये अगर आप प्रॉपर एब्डोमेन को काटेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ से काटा अपर लोअर, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं ब्रूट्स क्या होते हैं। ब्रूट्स are basically audible vascular sound resembling heart murmur perceived over partially occluded blood vessels. What happen is, आपको भी पता है कि कभी कभी स्टेथोस्कोप से हम लोग मर्मर साउंड सुनते हैं। मर्मर साउंड हमें क्यों सुनाई देती है, क्योंकि वहाँ पे आर्टरीज और वेन्स की स्टेनोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से वी यूज टू हियर मर्मर साउंड। सिमिलरली हैपन्स इन इंटेस्टाइन ऑल्सो। जो इंटेस्टाइनल ब्लड और वेसल्स हैं वो पार्शली ऑक्लूड हो जाती हैं, या कुछ ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पे ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमें एक मर्मर साउंड सुनाई देती है, दैट रिजेंबल्स
heart murmur. Correct? Okay. So broods are well heard from the bell of diaphragm. हम लोग बेल ऑफ डायफ्राम से प्रॉपरली ब्रूट्स को हियर कर सकते हैं. अब बहुत काइंड ऑफ ब्रूट होते हैं, जैसे रीनल आर्टरी ब्रूट, मतलब अगर रीनल किडनी के पास कोई आर्टरी अगर ब्लॉक होगी तो रीनल आर्टरी ब्रूट कहेंगे. एब्डोमिनल अओर्टा ब्रूट, इलियाक ब्रूट एंड हेपेटिक ब्रूट. अब रीनल आर्टरी ब्रूट कहाँ पे होती है? हमारी रीनल आर्टरी ब्रूट होती है 2.5 सेंटीमीटर अबव एंड लेटरल टू अम्बिलिकस. यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर गए और लेटरल, इस जगह पे हम कुछ सुनेंगे. अगर यहाँ पे हमें सुनाई दे रहा है मरमर तो दैट इज कॉल्ड एज रीनल आर्टरी ब्रूट. ठीक है. अब्डोमिनल कहाँ हो जाएगा? सॉरी, हाँ, अब्डोमिनल हो जाएगा एपिगैस्ट्रिक रीजन में. ये हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन है. अगर हम यहाँ पे बेल ऑफ डायफ्राम को रखेंगे और यहाँ पे सुनाई दे रहा है हमें मरमर, देन इट इज कॉल्ड एज अब्डोमिनल अओर्टिक ब्रूट. इलियाक ब्रूट कहाँ पे? ऑब्वियस सी बात है, ये मिड लाइन है हमारा, अम्बिलिकल है, उससे 2.5 सेंटीमीटर नीचे आए फिर लेटरल गए. इस रीजन में इलियाक पोर्शन में अगर हमें कोई ब्रूट साउंड सुनाई दे रही है तो दैट इज इलियाक ब्रूट. हेपेटिक ब्रूट कहाँ पे होगा? जहाँ पे हमारा लिवर होता है, इस पोर्शन पे ऊपर, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन पे, दैट इज हेपेटिक ब्रूट. अगर हमें हेपेटिक ब्रूट सुनाई दे रहा है तो वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है या तो पर्सन इज हैविंग हेमांजियोमा और अक्यूट अल्कोहल हेपेटाइटिस, क्योंकि भाई लिवर की कोई आर्टरी या वेन में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो ये कंडीशंस होंगी. ठीक है. यहाँ पे हमने पढ़ा ब्रूट्स क्या होते हैं. अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज रब्स क्या होते हैं. रब्स आर बेसिकली हेपेटिक फ्रिक्शन रब. दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हेपेटिक फ्रिक्शन रब और दूसरा है स्प्लीनिक रब. हेपेटिक फ्रिक्शन रब, दैट इज अ सुपरफिशियल रब. इट इज बेसिकली अ स्क्रैची साउंड हर्ड इन द लिवर. एक स्क्रैची साउंड है जो हमें लिवर में सुनाई देगी अगर, तो किन कंडीशंस में दिखेगी? HCC, पोस्ट लिवर बायोप्सी एंड हेपेटिक इन्फ्रैक्ट्स. ओके. स्प्लीनिक रब क्या होता है? स्प्लीनिक रब है कोर्स स्क्रैचिंग साउंड कोइंसाइडिंग विद इंस्पिरेशन ओवर लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट. अगर स्क्रैचिंग साउंड सुनाई दे रही है और वो इंस्पिरेशन के साथ कोइंसाइड कर रही है तो वो कौन सा रब होगा? स्प्लीनिक रब होगा. तो रब्स में हमें क्या सुनाई देता है? एक स्क्रैची साउंड सुनाई देती है. कितने टाइप्स के रब होते हैं? हेपेटिक और स्प्लीनिक. ठीक है. और स्प्लीनिक रब हम सुनेंगे कहाँ से? इस जगह पे स्प्लीनिक रब सुनाई देगा हमें. ओके. और किस कंडीशन में पाया जाता है? सिकल सेल अनीमिया में बेसिकली. सक्सेशन रब्स क्या होते हैं? सक्सेशन स्प्लैश, ये लास्ट पॉइंट है. सक्सेशन स्प्लैश क्या होते हैं? रब्स खत्म हो गए, अब आते हैं स्प्लैश में. स्प्लैश क्या होता है कि हम पेशेंट को ऑस्कल्टेट करते हैं लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में. यहाँ पे हमने पेशेंट को ऑस्कल्टेट करा, ऑस्कल्टेट करने के बाद हमने पेशेंट को शेक किया. ठीक है. हमें स्प्लैश लाइक साउंड सुनाई दी, जैसे पानी का या स्प्लैश लाइक साउंड नहीं होती, जैसे फुहारे की साउंड होती है. स्प्लैश लगता है कि हाँ पानी भरा हुआ है उस जगह पे, समझ में आ जाती है स्प्लैश वाली साउंड. तो दैट मीन्स कि उसके अंदर फ्लूइड है, तभी वो स्प्लैश वाली साउंड सुनाई दी है. और अगर वो साउंड आपको किसी के खाना खाने या पानी पीने के कुछ घंटों बाद तक सुनाई दे रही है, इसका मतलब है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है. दैट मीन्स डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है, या तो गैस्ट्रिक आउटलेट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर पाइलोरस ऑब्स्ट्रक्शन है. इस वजह से ही हमें अभी तक स्प्लैश लाइक साउंड सुनाई दे रही है. ठीक है. तो दिस इज नोन एज सक्सेशन स्प्लैश. ओके. सो विद दिस वी फिनिशेस आर ऑस्कल्टेशन. तो ऑस्कल्टेशन में हमने क्या सीखा? वोवल साउंड नॉर्मल पर्सन में 7 to 35 पर मिनट होनी चाहिए. और कितने टाइप्स के होते हैं ऑस्कल्टेट करने के बाद? ब्रूट, रब्स एंड सक्सेशन स्प्लैश. करेक्ट. ओके. कमिंग टू पैल्पेशन. अब पैल्पेशन और परकशन दो टाइप हमें पढ़ने हैं. पैल्पेशन क्या होता है? पैल्पेशन मतलब पर्सन को हम पैल्पेट करते हैं, अपने हाथ से टच करके देखते हैं उसे कि पेशेंट को क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं पे वो टेंडर कहाँ पे है. लेट्स सी. अ पेशेंट इज आस्क्ड टू बेंड द नीज. अगर पेशेंट, सबसे पहले हम उसको पेशेंट को लेटा देंगे प्रॉपर और उससे बोलेंगे अपने नीज को बेंड कर दो.
क्योंकि नीज बेंड करने से इसलिए क्योंकि उससे अब्डोमिनल मसल्स हमारी रिलैक्स हो जाती हैं एंड देन वी आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ डीपली, राइट। अब डीप ब्रीथ करने के लिए क्यों बोला है मैंने, क्योंकि अगर मुझे लिवर पैल्पेट करना होगा फॉर एग्जांपल, तो वो जब वो डीप ब्रीथिंग करेगा और हम इस जगह पे अपने हाथ रखेंगे, डीप ब्रीथिंग में क्या होगा, ये नीचे तक शिफ्ट होगा हमारा इंटरकोस्टल मसल्स, उसके बाद इस जिसकी वजह से वो लिवर को पुश करेगा और लिवर भी नीचे तक हमें फील होगा। तो यहाँ इलियाक पोर्शन में व्हेन वील पैल्पेट और हम अपना हाथ अंदर ले जाएंगे तब हमें बॉर्डर ऑफ लिवर फील होगा। तो बेसिकली ये हमारा पैल्पेशन का कारण होता है कि हम उससे कुछ पॉइंट्स बताते हैं कि आप आराम से लेट जाइए, अपने नीज बेंड कर लीजिए ताकि अब्डोमिनल मसल्स रिलैक्स हो जाएं और आप डीप ब्रीथिंग करिए, ठीक है। पैल्पेशन डिफाइंस एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम लेफ्ट इलियाक फोसा। लेफ्ट यहाँ से करना शुरू करते हैं हम लोग पैल्पेशन, जब भी हम पेशेंट यहाँ पे पैल्पेट करेंगे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ, तो हमारा लेफ्ट से शुरू होता है पैल्पेशन करना। अब व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एनलार्ज लिवर। अब हम पैल्पेट करके क्या बताते हैं भाई, यही तो बताएंगे, ऑर्गेनोमेगाली ही तो बता पाएंगे ना पैल्पेट करके कि हाँ ऐसे कोई भी ऑर्गन पैल्पेट नहीं होता है जब तक वो एनलार्ज ना हो। जब हम लोग वो ऑर्गन थोड़ा बहुत भी एनलार्ज होगा तभी हम उससे बता पाएंगे हाँ पैल्पेट करके हाँ ये एनलार्ज है, इसका बॉर्डर, आई कैन फील द बॉर्डर ऑफ लिवर, ओके। तो बेसिकली ये है फीचर्स ऑफ एनलार्ज लिवर। अब अगर हेपेटोमेगाली कंडीशन है तो एनलार्ज लिवर का क्या फीचर्स क्या क्या होंगे, इट इज़ पैल्पेबल इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, जैसे मैंने बताया कहाँ पे पैल्पेबल है, इस जगह पे। तो पहले हम लोग नीचे से बॉर्डर फील करेंगे और ऊपर से इसका टॉप मोस्ट पार्ट होगा, मतलब इसके ऊपर तो लिवर नहीं जाएगा, तो यहाँ से हम लोग उसका टॉप बॉर्डर फील करेंगे और यहाँ से लोअर बॉर्डर फील करेंगे। जब वो रेस्पायर करेगा ऑब्वियस सी बात है उसके साथ हम लोग का लिवर वो भी मूव करेगा, लिवर भी। तो बेसिकली दो कंडीशन में होता है, हेपेटोमेगाली और एसाइटिस। एसाइटिस में हम लोग क्या करते हैं ना कि मैं आपको समझाऊँ, जैसे होता है ऐसे हाथ अंदर करते हैं, पुश करते हैं अंदर ताकि फ्लूइड उस जगह से हट जाए और हम लिवर को पैल्पेट कर पाएँ। हमारा हाथ डीप ले जाने का यही मतलब होता है कि जो अंदर फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी में भरा हुआ है भाई वो वहाँ से हटे और वी कैन पैल्पेट द लिवर। वरना क्या होता है ना एसाइटिस में लिवर में वो आगे पानी भरा होता है तो वो लिवर पैल्पेट नहीं हो पाता इजीली। तो लिवर को पैल्पेट करने के लिए हम पानी हटाते हैं। पानी कैसे हटाएंगे, हाथ को डीप ले जाएंगे अपने फिंगर्स को, जब पानी हट जाएगा तो वी विल एबल टू रिकॉग्नाइज द बॉर्डर्स ऑफ द लिवर, राइट। अब कुछ फीचर्स हैं एनलार्ज स्प्लीन के। एनलार्ज स्प्लीन के फीचर्स हैं कि इट इज पैल्पेबल, स्टार्ट्स विद राइट इलियाक फोसा टू द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, अ स्प्लीन इज एनलार्ज डायगोनली। हाँ, स्प्लीन अगर एनलार्ज है तो भाई हम लोग यहाँ से फील करना शुरू, ऐसे एनलार्ज होती है स्प्लीन, वी विल फील द स्प्लीन लाइक डायगोनली, यहाँ से फील करना शुरू करेंगे और अंदर, हाथ अंदर, एक बार बाहर, हाथ अंदर बाहर, अंदर बाहर, वेव लाइक मोशन में अपने फिंगर्स को पैल्पेट करेंगे, इंसिनेट करेंगे। ये हो गया एनलार्ज स्प्लीन। कॉजेस क्या क्या हो जाएंगे अगर एनलार्ज स्प्लीन के, इट इज एनलार्ज इन मलेरिया, काला अज़ार, लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, हीमोलिटिक अनीमिया, पोर्टल हाइपरटेंशन। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें आपका स्प्लीन एनलार्ज होगा। अब व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एनलार्ज किडनी। एनलार्ज किडनी, एक तो सबसे पहली बात, आप एनलार्ज किडनी आप पता कैसे लगाओगे, फीचर्स क्या क्या हैं एनलार्ज किडनी के। जो मेथड है एनलार्ज किडनी का पता लगाने का वो है बाय मैनुअल मेथड। बाय मैनुअल मेथड क्या होता है, बेसिकली हम लोग करते क्या है, पेशेंट को सुपाइन लेटाते हैं, लेग शुड बी सेमी फ्लेक्स्ड ताकि वही एब्डोमिनल मसल खींचे। और फॉर राइट किडनी वन शुड बी, अगर राइट किडनी पे है तो डॉक्टर को ऑब्वियसली फिजिशियन को राइट साइड पे खड़ा होना पड़ेगा। एक हाथ हम लोग रखेंगे उसके लंबर रीजन पे और दूसरा हाथ एंटीरियर रखेंगे, एंटीरियर से हम फील करेंगे और पोस्टीरियर से हम उसको आगे की तरफ पुश करेंगे ताकि ऊपर वाला हाथ उसको फील कर पाए। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ, इससे दबाएंगे और इससे पीछे लंबर रीजन को आगे पुश करेंगे ताकि जो आगे अंदर का ऑर्गन है वो हम फील कर पाए। तो बेसिकली हम लोग डीप पैल्पेशन करेंगे, किससे, एंटीरियर साइड से, यहाँ से अंदर की तरफ प्रेशर डालेंगे, डीप पैल्पेशन करेंगे और इससे लंबर रीजन को पुश करेंगे ताकि हमें किडनी फील हो पाए। तो नॉर्मली कंडीशन में किडनी पैल्पेबल नहीं होती, जैसे कोई और ऑर्गन पैल्पेबल नहीं होता, बट अक्यूट रीनल केस फेलियर में या अमाइलोइडोसिस में, रीनल लिम्फोमा में, पायरोग्रैनुलोमेटस नेफ्राइटिस में, इन सब जगहों पे किडनी पैल्पेबल होती है।
Any area showing tenderness or rigidity should be noted. Palpation करते टाइम हमें किसी भी एरिया में अगर पेशेंट को दर्द या टेंडर फील हो रहा हो तो दैट वी विल नोट दैट एरिया. ओके, देन वी कम टू व्हाट इज मर्फी साइन. मर्फी साइन क्या होता है? Murphy sign is basically seen in cholecystis. Cholecystis is a condition, inflammation of gallbladder, right? So Murphy sign is a physical exam manual used to help diagnose acute cholecystis or inflammation of gallbladder. We will ask the patient to take deep breath and hold it. Palpate the right subcostal area. If a patient experiences pain when the inflamed gallbladder touches the examiner hand, then the Murphy sign is positive. So करना क्या है? करना ये है कि सबसे पहले हम पेशेंट को बोलेंगे, एक मिनट मुझे ऊपर तक पहुंच जाने दो, डोमेन तक. हाँ, सबसे पहले हम पेशेंट को बोलेंगे आप पहले रिलैक्स हो जाओ. उसके बाद आप डीप ब्रेथ लो और अपनी सांस रोक लो. रोकने के बाद मैं यहाँ पे राइट पोर्शन में उसको प्रेस करूँगी गॉल ब्लैडर के टाइम. और अगर पेशेंट को पेन फील हो रहा है, मेरे पेशेंट को पेन फील हो रहा है, दैट मीन्स मर्फी साइन पॉजिटिव है, गॉल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन पॉजिटिव है. ठीक है, देन वी विल से दैट मर्फी साइन पॉजिटिव है. ओके, सो विद दिस वी फिनिशेस विद द पैल्पेशन. ऑल्सो पैल्पेशन में हमने क्या क्या पढ़ा? पैल्पेट वो ऑर्गन्स होते हैं जो एनलार्ज होते हैं. हमने पढ़ा लिवर एनलार्जमेंट कैसे होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, स्प्लीन फीचर्स क्या हैं और किडनी के फीचर्स क्या हैं, और इसका मेथड को क्या बोलते हैं? बाय मैनुअल मेथड. दिस इज इम्पॉर्टेंट. अच्छा, अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, परकशन. परकशंस क्या होते हैं? परकशंस होता है भाई उसको ठोक पीट के चेक करना. हिंदी में समझो, ठोक पीट के चेक करने को बोलते हैं परकशंस. प्रेशर देना. अब प्रेशर देके हमें दो टेस्ट जो इम्पॉर्टेंट पढ़ने हैं, एक है शिफ्टिंग डलनेस टेस्ट और एक है फ्लूइड थ्रिल टेस्ट. फ्लूइड थ्रिल टेस्ट बेसिकली वो चेक करने के लिए होता है कि एब्डोमेन में क्या तो पर्सन में एसाइटिस है कि नहीं. ये कंफर्मेशन टेस्ट है अगर वो फ्लूइड थ्रिल टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है तो. अब करना क्या है इस फ्लूइड थ्रिल टेस्ट में? ये पर्सन ऐसे लेटा हुआ है सुपाइन पोजीशन में. आपको यहाँ पे अपना एक हाथ रख लेना है. एक असिस्टेंट से बोला जाता है पुट अ साइड ऑफ हैंड, मतलब ऐसे करके इसी पोजीशन पे अपना एक हाथ रखना है. आगे अपना ये वाला हाथ एक किसी की हेल्प ले लीजिए, उससे बोलिए आप ऐसे हाथ रखो और आगे आप फील करने के लिए अपना हाथ लगाओ. एंड पीछे से आपको पुश करना है जो अंदर जैसे एक होता नहीं है, ताकि अगर आप फ्लूइड भरा हो तो आपको इस हाथ पे प्रेशर फील हो. और अगर आपको कोई इम्पल्स या प्रेशर फील होगा, दैट मीन्स फ्लूइड थ्रिल डिटेक्ट टेस्ट इज पॉजिटिव. Let's read what is written. Fluid thrill detect test is the presence of free fluid in the abdomen. An assistant is asked to put the side of the, वही मैंने बोला ना, in the middle line of the abdomen. Examiner place one hand flat in the lumbar region, this one, and other taps the opposite side of the lumbar region. A wave or thrill is felt in the left hand flat to the other lumbar region. अगर wave felt हो रही है इसका मतलब this test is positive. Assistant hand does not allow the transmission of impulse through the abdominal wall. इसने यहाँ पे रखा हुआ है तो abdominal wall के थ्रू कोई impulse नहीं आ रही. यहाँ से हमने impulse काट दी. अब अगर impulse इसको फील हो रही है तो वो यही impulse फील हो रही है डायरेक्ट. तो इसका मतलब यहाँ पे कोई फ्लूइड भरा है. इम्पल्स ऐसे नहीं फील होती, ट्रांसफर कैसे होगी? फ्लूइड के थ्रू. अगर फ्लूइड भरा है तो असाइटिस टेस्ट इज पॉजिटिव. खत्म हो गया. ये हो गया फ्लूइड थ्रिल टेस्ट खत्म. ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बहुत ध्यान से सुनना इसको. शिफ्टिंग डलनेस टेस्ट. ओके, शिफ्टिंग डलनेस टेस्ट क्या होता है? बेसिकली हम पेशेंट को बोलते हैं कि भाई सीधे होकर लेट जाओ. ठीक, सबको बोल दिया भाई सीधे होकर लेट जाओ. हमने परकस करना शुरू किया. वी स्टार्टेड, 2 फिंगर्स ऐसे रखी और इससे ठोकना शुरू करा इस वाली उंगली से. ठोकते रहे. हम ठोकते यहाँ पहुँचे. यहाँ तक हमें एक टिम्पैनिक नोड मिल रही थी, मतलब नॉर्मल नोड मिल रही थी. टिम्पैनिक मुझे फील हुआ था, हाँ टिम्पैनिक नोड मिल रही है. रेजोनेंट नोड थी यहाँ तक ठोकने पे. पर यहाँ पे आते मुझे एक डल नोड मिली. मे बी यहाँ पे कुछ फ्लूइड है या कुछ है, तभी मुझे यहाँ पे डल नोड मिली है. कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तब डल नोड मिली. यहाँ पे टिम्पैनिक और रेजोनेंट नोड मिली थी क्योंकि यहाँ पे हॉलो ऑर्गन, विस्ट्रल ऑर्गन प्रेजेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी. पर यहाँ पे वी गॉट अ डल नोड. इसका मतलब या तो यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है या कुछ दिक्कत है तभी. अब इसको चेक करने के लिए हमने पर्सन को लेटरल कराया. ठीक है, अब पर्सन जब लेटरल हो गया तो फिर हमने इस कॉर्नर पे इधर वापस
जिस तरफ हमें डल नोड मिली थी अब उसको मैंने उस तरफ कन्वर्ट करवा दी है। अब करने के बाद मैंने फिर से परकशन किया। अब परकशन करके मुझे पता चला, अब मुझे फिर से यहाँ पे रेजोनेंट नोड मिलने लगी, यहाँ पे हॉलो ऑर्गन फिर से बन गया। ऐसा इसलिए हुआ, पहले डल नोड मिल रही थी, यहाँ पे पहले पानी था और फिर यहाँ पे फिर से डल नोड मतलब रेजोनेंट नोड मिलने लगी, क्योंकि यहाँ का वाटर यहाँ पे फ्लो हो गया। जब मैंने उसको कन्वर्ट करवाई तो जो पानी भरा था उसके पेट में वो आगे आ गया, जिसकी वजह से फिर से यहाँ पे नॉर्मल और रेजोनेंट नोड मिलने लगी, जो विसरल ऑर्गन्स में मिलती है, हॉलो ऑर्गन्स में मिलती है, राइट। तो बेसिकली इस टेस्ट से यही सेम चीज़ मैंने दूसरी साइड रिपीट करी और फिर से मुझे ये रिजल्ट मिला। तो इससे समझ में आया कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एसाइटिस। ये एक पॉजिटिव टेस्ट है एसाइटिस का, इसको टेस्ट को बोलते हैं शिफ्टिंग डलनेस टेस्ट। नाउ लेट्स रीड इट फ्रॉम द नोटबुक। Shifting dullness test is a sign of a moderate ascites, may be absent when the ascites is tense. Percussions performed in the supine patient, जब लेटा हुआ है percussions करे हमने, midline से करने शुरू करें दोनों साइड towards the flank till the dullness is detected. For example, dullness यहाँ पे detect कर ली गई. Keeping the hand on the abdomen in the same position at the site of dullness. अब यहाँ पे हमने हाथ रखा और पर्सन को बोला घूम जाओ, पलट जाओ। उसके बाद परकशन इज रिपीटेड आफ्टर अ मिनट, फिर से मैंने परकस किया और मुझे फिर से रेजोनेंट नोड मिलने लगी। परकशन इज रिपीटेड आफ्टर अ मिनट फ्रॉम अ फ्लैंक टुवर्ड द अम्बिलिकस। इन केस ऑफ अ फ्लूइड एज एन एसाइटिस, द प्रीवियसली डल पॉइंट एट अ फ्लैंक बिकम रेजोनेंट अगेन बिकॉज द शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड टुवर्ड्स द अम्बिलिकस। टू कन्फर्म द टेस्ट सेम चीज़ हम लोग दोबारा साइड करेंगे और हमें कन्फर्म हो जाएगा कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ मॉडरेट एसाइटिस। सो विद दिस वी फिनिशेस विद द abdominal एग्जामिनेशन। हमने इंस्पेक्शन पढ़ लिया, हमने ऑस्कल्टेशन पढ़ लिया, हमने पैल्पेशन पढ़ लिया और हमने परकशन पढ़ लिया। इसके साथ हमारा ये एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज स्टोमेटाइटिस एंड ओरल अल्सर्स। ओके, so for the next video, stay tuned. Please do subscribe my channel, like it, and don't forget to push the bell icon, क्योंकि notification आएगी तभी तो पढ़ोगे ना। चलो, बाय बाय।